वेलकम टू द एडुज़ेन। हर ओर से एक ही खबर आ रही है कि बांग्लादेश चल रहा है। आप सुन भी पा रहे होंगे कि बांग्लादेश चल रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे कि बांग्लादेश चल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि बांग्लादेश आखिर क्यों चल रहा है और किसके वजह से चल रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि बांग्लादेश क्यों चल रहा है। और अगर आप एक शब्द में जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश क्यों चल रहा है तो उस शख्स का नाम है मोहम्मद यूनुस। उसी की वजह से बांग्लादेश चल रहा है। और मोहम्मद यूनुस कौन है? वो एक नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे छिपा हुआ, नोबेल पीस प्राइज़ का एक मुखौटा लगाया हुआ एक षड्यंत्रकारी है, जिसके वजह से आज बांग्लादेश की ये स्थिति है। और कई लोगों का यह मानना भी है कि वो CIA का एजेंट भी है, CIA का एक मोहरा भी है। और करेंटली उसकी क्या पोजीशन है बांग्लादेश में, तो करेंटली ही इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ द इंटीरियम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। अंतरिम सरकार का वो मुख्य सलाहकार है। तो आइए जानते हैं कि इसकी पटकथा कहाँ से लिखी गई थी। तो शुरुआत होती है जुलाई 2024 से। जुलाई 2024 में जो राजनीतिक उथल पुथल आई थी बांग्लादेश के अंदर, वो बेसिकली किसके रूप में था? वो कोटा सुधार के रूप में शुरू हुआ था। और ये आंदोलन जो था वो देश के इतिहास का, बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन के रूप में बन के आ गया। और इसकी मुख्य बिंदु क्या थी, क्या घटनाक्रम था, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। जो बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के, और ये उग्र भी हो गए थे काफ़ी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको विचलित भी कर सकती हैं। और कोटा प्रणाली का विवाद क्या था कि जून 2024, याद रखेंगे, जून 2024 में हाई कोर्ट ने 2018 के उस फैसले को रद्द किया था जिसमें यह कहा गया था कि 30% रिजर्वेशन जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को, उनके डिसेंडेंट को मिलेगा। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे उनके डिसेंडेंट को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। और इसी का विरोध था किसके द्वारा? आम छात्रों के द्वारा, क्योंकि आम छात्रों का मानना था कि इस सरकारी नौकरी का एक बड़ा हिस्सा, इस सरकारी नौकरी का एक बड़ा हिस्सा विशिष्ट परिवारों के लिए आरक्षित हो जाएगा। और इसी के वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। तो शुरुआत तो इसी के वजह से हुआ था, देख के भी यही लगता है, लेकिन इसके पीछे जब आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे एक ही शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। अब आते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ढाका विश्वविद्यालय, जो वहाँ का बांग्लादेश का ढाका विश्वविद्यालय है, और भी अन्य जो संस्थानें हैं, उनके छात्र सड़क पे उतर के आए थे, जैसा कि आप ऊपर इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो विभिन्न विभिन्न संस्थानों के छात्र सड़क पर उतर आए थे। उनका ये कहना था कि इस उच्च बेरोजगारी दर में भी अगर एक बड़ा हिस्सा एक विशिष्ट परिवारों को दे दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। बेसिकली अगर आप ये बात कहोगे कि आज की जो न्यू जनरेशन है बांग्लादेश की, उसका जो पूरा झुकाव है वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट के प्रति है। और ये इसके तरफ मोरा किसने है? तो इसी मोहम्मद यूनुस ने मोरा है। तो छात्रों का डिमांड ये था कि मेरिट के आधार पे जो है वो नौकरी होनी चाहिए, ना कि विरासत के आधार पे। क्योंकि वो 1971 में जो लड़े थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन मिला था, उसका ये सीधा सीधा विरोध था। और इसके वजह से क्या हुआ? तनाव हुई, हिंसा हुई, और देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन इसके बाद इन दबावों के बीच, बढ़ते दबावों के बीच, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। कब? 21 जुलाई 2024 को। और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बदल दिया और कुछ चेंजेस लाए। और वो चेंजेस क्या थे कि 93% जो नियुक्तियां होंगी, 93% जो नियुक्तियां होंगी वो मेरिट के आधार पे होंगी। और जो 5% जो है वो दिया जाएगा स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को। यानी 93% कोटा किसके लिए? वो मेरिट के आधार पे, 5% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, और 2% जो रेस्ट बच गया वो अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के लिए रखा गया था। तो सत्ता परिवर्तन की जो नींव थी, हालांकि यह आंदोलन जो था वो कोटा के खिलाफ शुरू जरूर हुआ था, लेकिन सर वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आंदोलन तो कोटा खिलाफ के लिए ही शुरू हुआ, कोटा के खिलाफ में शुरू हुआ था। लेकिन सरकार की सख्त कार्रवाई और हिंसा के बाद आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग में बदल गई। और उसके बाद शेख हसीना को देश भी छोड़ना पड़ गया। और उसके बाद वो इंडिया आ गई। इंडिया में उन्होंने पॉलिटिकल एजाइलम लिया।
तो बेसिकली केवल एक कोटा विवाद से इतना कुछ हो जाएगा कि आज बांग्लादेश की ऐसी स्थिति हो जाएगी, सोचने की बात है। नहीं, एक शख्स है जो कि नोबेल पीस प्राइज के मुखौटों के भीतर छिपा हुआ है, वो उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। इसको बार बार आप मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखना आप। तो आगे की पटकथा पे नज़र डालते हैं कि शेख हसीना तो देश छोड़ दिए, सभी जानते हैं, और देश ही नहीं छूटा। उसके बाद शेख हसीना की जो आवामी लीग जो उनकी पार्टी थी उसको ऑफिशियली बैन किया गया। ये आप देख सकते हैं, उसको ऑफिशियली बैन किया गया, शेख हसीना की आवामी लीग को, पार्टी को, है ना। और शेख हसीना की पार्टी को बैन जब कर दिया गया तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायदा किसको होगा, तो मोहम्मद यूनुस को होगा, क्योंकि आज की जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में मौजूदा है उसके मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइज़र यही है, और इन्होंने ही इनका मेजर रोल है मोहम्मद यूनुस का आवामी लीग को बैन करने में। और फिर अभी जो घटनाक्रम आ रहा होगा कि शरीफ उस्मान हादी जो है उसकी मृत्यु हो गई है। आखिर ये है कौन, पहले इसके बारे में जानते हैं कि शरीफ उस्मान हादी कौन है और उनकी भूमिका क्या रही है। तो बेसिकली ये शरीफ उस्मान हादी जो है ये 2024 के बांग्लादेशी जन आंदोलन के दौरान एक उभरता हुआ एक बाइगोट्री यानी कट्टरपंथी है ये, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भड़काना इसमें इसकी यूएसपी है। और इसका क्या था, बेसिकली ये इनकलाब मंच, बांग्लादेश में मंच को मंच कहते हैं, तो इनकलाब मंच के प्रमुख प्रवक्ता है कौन, ये किसके बारे में बात हो रही है, यही शरीफ उस्मान हादी। ये किससे रिलेटेड है, ये इनकलाब मंच का मुख्य प्रवक्ता है, और यह संगठन मुख्य रूप से ढाका विश्वविद्यालय और सोशल मीडिया पे सक्रिय था, और उन्होंने छात्र को संगठित करने और बेसिकली इसका बोले न कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा देना, और शेख हसीना के अगेंस्ट ही इसकी जितनी भी जो रैलियां हैं उसमें बोले गए जो बात है वो शेख हसीना के अगेंस्ट ही रहा है। तो इसका बेसिकली काम यही था कि छात्रों को संगठित करना, और शेख हसीना सरकार के खिलाफ रैलियों का नेतृत्व करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये प्रखर वक्ता था, इसका आक्रामक तरीके से भाषण देना इसके लिए जाना जाता था, न केवल कोटा प्रणाली के खिलाफ बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र को बदलने की मांग करता था। तो इसी से पता चलता है कि आपका इंटेंशन केवल कोटा जो 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स से बांग्लादेश के उनके वोट्स को जो मिल रहा था केवल उनके खिलाफ नहीं थी, बेसिकली प्लानिंग पहले से ही थी कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को हटा के फेंकना है और वहाँ पे बांग्लादेश में अस्थिरता लाया जाए। और इसमें मेजर रोल किसका है, मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे काम कर रहा है, प्रोबेबली वो ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का, ऐसा स्पेकुलेशन है कि वो CIA का एक मोहरा है और अमेरिका डायरेक्टली उसको डील कर रहा है। क्यों है उसके लिए एक लॉजिक भी है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो बेसिकली इनकलाब मंच क्या है आप ये जानो। इनकलाब मंच जो है वो एक कट्टरपंथी संगठन है, ये तो आप जान ही चुके हो। इनकलाब मंच ने खुद को ऐसे संगठन के रूप में पेश किया है जो बांग्लादेश की राजनीति में सेक्युलरिज्म के प्रभाव को कम करे। समझ रहे हो कि बांग्लादेश के अंदर जो सेक्युलरिज्म का जो एक प्रभाव है उसको कम करने के लिए इनकलाब मंच जाना जाता है। और इसका अपना तो ठीक है, सेकुलर को आप सेकुलर वाले थॉट को आप सिरे से खारिज करना चाहते हो तो आप किधर अलाइन हो, तो आपका पहचान क्या है, तो इस्लामिक पहचान की ओर इसको ले जाता है, इस्लामिक पहचान की ओर। और शेख हसीना का विरोध क्या था, क्यों करते थे, क्योंकि आवामी लीग सरकार को वहाँ के लोग के द्वारा, और ये उस्मान हादी, मोहम्मद यूनुस, इन लोगों का ये कहना है कि ये भारतीय कठपुतली है और शेख हसीना के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम समय तक ये लोग डटे रहे थे। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोहम्मद यूनुस जो काम करना चाहता था वही तो, उसमें ही तो ये मदद कर रहा था उस्मान हादी। कायदे से देखोगे तो इनकलाब मंच भी तो उसी में मदद कर रहा था, तो फिर इसकी मृत्यु क्यों कराएगी। इस सारे बिंदु को अपने दिमाग में रखो, सोचते रहो, आगे क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो शरीफ उस्मान हादी जो था और उसका जो संगठन था इनकलाब मंच,
उसका एक आप हमेशा ध्यान रखना, उसने इंडिया आउट अभियान को हवा दी थी कि इंडिया आउट। देख रहे हो शुरू से ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैसे भड़काना है, एक पूरी प्लानिंग है कि इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया इनके द्वारा, बॉयकट इंडिया की अपील भी की, और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। वही कहा जाता है कि जिनके रहमो कर्मों पे आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो, बांग्लादेश आज बांग्लादेश आप बोल भी पा रहे हो, तो वो भारत का ही देन है और इंदिरा गांधी का देन है, और आज भारत को ही आप अपना दुश्मन बना रहे हो। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 2024 के विद्रोह में क्या हुआ था कि जब अगस्त 2024 में शेख हसीना ने जब भारत में जब वो आई थी, यानी अपने देश बांग्लादेश को उन्होंने छोड़ा था, तो इनकलाब मंच जैसे समूह ने इसमें अपनी बड़ी जीत बताया था। उनके लिए तो जीत हुआ। एक इंडिया आउट कैंपेन जो चला रहा है, बॉयकट इंडिया कैंपेन चला रहा है, जो शेख हसीना के अगेंस्ट में रैलियां कर रहा है, उनके अगेंस्ट में ही सारी चीज़ कर रहा है। अगर वो देश छोड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है उनके लिए तो काफ़ी बड़ी जीत होगी ही। और शरीफ उस्मान हादी जैसे नेताओं ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि नई व्यवस्था में आवामी लीग का कोई भी निशान न रहे। देख सकते हैं आप कि नई व्यवस्था में किसका कोई निशान न रहे, अवामी लीग। और अवामी लीग किसकी पार्टी है? शेख हसीना की पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी। और अवामी लीग को बैन भी किया गया। आप देख सकते हैं अवामी लीग ऑफिशियली बैंड आफ्टर मास प्रोटेस्ट, ये बैन किया गया। और उस्मान हादी जो है वो चाहता था, है ना, वो चाहता था कि अवामी लीग का कोई भी निशान न रहे। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया तो अवामी लीग को ही बैन कर दिया जाए। और उसने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर अपनी शर्तों को मानने के लिए दबाव भी बनाया था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि उस्मान हादी बिल्कुल मोहम्मद यूनिस की आइडियोलॉजी के साथ ही अलाइन था, फिर भी क्यों मारा गया, ये सोचते रहो आप। तो अभी देखते हैं कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि शरीफ उस्मान हादी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई। इसी अभी दिसंबर में 12 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई है। 12 दिसंबर 2025 में शरीफ उस्मान हादी का हत्या हुआ है। 12 दिसंबर 2024 को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। अननेम्ड अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। अब आप जरा सोचिएगा, केवल पढ़िए मत, सोचो भी जरा कि उस्मान हादी जब एंटी इंडिया सेंटीमेंट, शेख हसीना को उखाड़ के फेंकना, जब इन सारी चीज़ों में मोहम्मद यूनुस के काम आ ही रहा था, मदद कर ही रहा था, तो फिर उसे मारा क्यों गया? और ये कहा जा रहा है एक अननेम्ड शूटर के द्वारा। और गंभीर रूप से घायल होने के बाद सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर 2025 को इलाज के दरमियान ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और उस्मान हादी की मृत्यु के बाद पूरा बांग्लादेश एक बार फिर से जलने लगा। और 18 दिसंबर को उसकी मृत्यु हुई है, और 18 दिसंबर की देर रात के बाद बांग्लादेश जलना शुरू हो गया। इनकलाब मंच की वर्तमान स्थिति क्या है कि चुनाव की तैयारी में था इनकलाब मंच, और इनकलाब मंच अब केवल एक आंदोलनकारी समूह नहीं रह गया था, बल्कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभर रहा था। हादी खुद फरवरी 2024 में जो आम चुनाव होने वाला था उसमें ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तैयारी कर रहा था। हादी खुद फरवरी 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें किस कंस्टिट्यूएंसी से, ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहा था। सरकार पर अल्टीमेटम भी हुआ हादी की मृत्यु के बाद। इनकलाब मंच ने मोहम्मद यूनुस, देखिएगी आ गया ना उसका नाम, इनकलाब मंच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि उनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आगजनी करेंगे, वायलेंस करेंगे, जो कि वहां हो ही रहा है। उग्र तेवर दिखाते हुए इस संगठन के समर्थक ढाका के शाहबाग चौक पर जमा है और इसका नाम बदलकर हादी चतर रखने की मांग कर रहे हैं। ये बात ध्यान देना कि उनके जो समर्थक है, उस्मान हादी के मौत के बाद जो उनके समर्थक है वो सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि शाहबाग चौक पर वो लोग जमा हैं और डिमांड ये कर रहे हैं कि उसका नाम हादी चतुर रखा जाए। और इसमें क्या हुआ आप देखेंगे कि बहुत सारी मीडिया हाउसेस को भी जलाया गया। वैसे मीडिया हाउसेस को जलाया गया जो कि या तो प्रो इंडियन हो या न्यूट्रल हो, जो कि उनके मूवमेंट को सपोर्ट ना कर रहे हो, उनके मूवमेंट को जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो, ऐसी मीडिया जो या तो न्यूट्रल है या प्रो इंडियन है, उनको
उन मीडिया हाउस को, उन संस्थानों को जलाया गया, जैसे प्रथम ऑलो और डेली स्टार पर भी हमले किए गए, क्योंकि वे पुरानी व्यवस्था का समर्थक मानते हैं। यानी बेसिकली आसान भाषा में समझो, वहाँ के लोग इनको प्रो इंडियन मानते हैं, इसलिए इसको जलाया गया। राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी छवि जो इनकलाब मंच का जो है, इनकलाब मंच ने खुद को भारत विरोधी, देखो डायरेक्टली बोल रहा है ये, इनकलाब मंच ने खुद को भारत विरोधी और क्रांतिकारी छवि के साथ स्थापित कर लिया था, और बांग्लादेश की राजनीति शेख हसीना की आवामी लीग के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं, पूरी तरह। हालांकि इधर अल जजीरा के एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें मोहम्मद यूनिस से पूछा गया कि आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं बांग्लादेश में, 26 में फेब में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो क्या अनडेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी आएगी? यह पत्रकार का सवाल था मोहम्मद यूनिस से पत्रकार ने पूछा कि इस अनडेमोक्रेटिक तरीके से आप डेमोक्रेटिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिस ने कहा कि मैं कहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला कि आपने आवामी लीग को तो बैन कर दिया। तो इसका जवाब आया कि नहीं, आवामी लीग एक पार्टी है जो कि आज भी है, लेकिन मैंने उनकी राजनीतिक गतिविधियों पे बैन लगाया, ना कि पार्टी पे बैन लगाया गया। तो बेसिकली वही बात होगी कि मेरी पार्टी है, आप मेरे राजनीतिक गतिविधि पे बैन लगा रहे हो, मतलब हमको इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने दे रहे हो, तो किस बात का पार्टी, किस बात का क्या। तो ये बातों के तरीके से बोले ना, ये नोबेल प्राइज के पीछे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा अमेरिका का बिठाया हुआ एक CIA का ये एजेंट है। कौन? मोहम्मद यूनिस, याद रखेंगे। तो अंतरिम सरकार का रुख क्या था कि मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हादी को, देखो कैसे ये प्रोपेगेंडा चला रहा है आज, इसके प्रोपेगेंडा को बिल्कुल पूरी तरीके से आज इसने ये भी प्रोपेगेंडा चलाया कि ओस्मान हादी की मृत्यु में भारत कहाँ था, रॉ ने मरवाया है। ये मोहम्मद यूनिस ने ये सब प्रोपेगेंडा चलवाया, और फिर उसके बाद घड़ियाल आंसू बहाने चला गया। आप देखना, ये मोहम्मद यूनिस जो है वो घड़ियाल आंसू कहाँ बहाने चला गया। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हादी को शहीद घोषित किया है, ताकि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है उसको बढ़ावा मिले, और वहाँ के लोग जो हैं वो उस्मान हादी के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, ये उस्मान हादी को जाके बोले वो शहीद था, और उसकी याद में 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। यह दिखाता है कि वर्तमान सरकार पर इस संगठन का काफी दबाव है। अब देख लो कि जब दबाव है, फिर मोहम्मद यूनिस ने इसे क्यों मरवाया? सोचने की बात है, क्यों मरवाया? इसलिए मरवाया क्योंकि आप देखो, ये कह रहा है कि रॉ ने मरवाया। अब इंडिया जो कि जान रहा है अच्छे से कि अभी बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफ़ी उभर रहा है, और उस बीच में जो ओस्मान हादी है जिसकी मृत्यु हुई है, वो भी एंटी इंडिया स्लोगन ही लगाता था। अगर मेरे को कोई मेरे अगेंस्ट बोल रहा है तो क्या मैं उसे मारूंगा इमीडिएट? क्योंकि अगर उससे थोड़ा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा तो सीधा सीधा मेरे ऊपर आरोप आएगा कि मैं नहीं मारा क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट बोल रहा था। तो वही कंसर्न इंडिया के साथ है कि ये जरा कॉमन सेंस की बात है कि रॉ इसका हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया के खिलाफ कोई बोल रहा है, अगर उसको मार दिया जा रहा है तो सीधा सीधा शक तो हमारे ही पे जा रहा है, और इंडिया ऐसी बेवकूफ़ी तो करेगी नहीं। इसे ओस्मान हादी ने मरवाया। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ही लीडर्स को मरवाना पड़ता है, ताकि उसके बाद जो देश के अंदर जो एक सेंटीमेंट है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट, उसको इतना आग मिल जाए, इतना घी उसको मिल जाए कि वो आग और जल जाए। और इसका सीधा सीधा लक्ष्य क्या है? ये मोहम्मद यूनिस जो है ये बिल्कुल नहीं चाहता, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हो। ये चुनाव को रद्द करने के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करी गई है, और इसके लिए अपने लीडर को अगर मरवाना है तो मरवा भी दो। तो इसी से सोच लो, मैं बांग्लादेश के उन आम आवामों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि ये वहाँ जो आप लोग ये भ्रम में जी रहे हो कि डेमोक्रेसी आने वाली है, वो कभी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आएगी। मोहम्मद यूनिस और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि वहाँ डेमोक्रेसी आए, इसलिए उस्मान हादी की मृत्यु हुई है। और उस्मान हादी के बाद एनसीपी की एक और छात्र नेता की मृत्यु हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका यही है कि उस्मान हादी क्यों मरवाया, अब आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इससे, इन सारी घटनाओं से भारत और बांग्लादेश के संबंधों पे क्या असर पड़ा है? तो बेसिकली बात है, ऑब्वियस सा बात है कि तनाव तो बढ़ा है दोनों देश के बीच,
और उनकी मृत्यु के बाद हो रहे प्रदर्शनों में भारत के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कूटनीतिक स्तर पर अस्थिरता भी पैदा हुई है। और वहां पे टारगेट किलिंग, हिंदू लोगों को भी मारा जा रहा है। बांग्लादेश में एक दीपू नाम का जो एक हिंदू युवक है, उसे भी मार दिया गया। टारगेट किलिंग हो रही है, बिल्कुल। माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। इस्कॉन की काफ़ी मंदिरें भी तोड़ी गई। तो ये सारा प्रकरण शुरू से होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज 10 दिन पहले से ये सब हो रहा है, नहीं, 2024 से ही इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी थी। तो इनकलाब मंच इस समय बांग्लादेश का एक शक्तिशाली क्रांतिकारी दबाव समूह है, एक प्रेशर ग्रुप है। कौन? इनकलाब मंच। और आने वाले चुनाव और देश की नई संवैधानिक दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सब बातें जो हैं कि आने वाले चुनाव, आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि फरवरी 2026 में इलेक्शन ना हो, इसकी पूरी जो है वो तैयारी की जा रही है मोहम्मद यूनिस अमेरिका के द्वारा। अब आते हैं कि ये जो इनकलाब मंच, आपने देखा कि ढाका 8 से कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से जो हादी है वो चुनाव भी लड़ना चाह रहा था इंडिपेंडेंटली। तो वहाँ कुछ पार्टी, जैसे एक आवाम पार्टी जो आप देख रहे हो कि अवामी पार्टी शेख हसीना के, जिसको बैन ही कर दिया गया। तो और कौन, जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, मुख्यतः 2 पार्टी है, नेशनल पार्टी है। उसी तरह वहाँ अगर बात करूँ तो एक आवामी पार्टी थी, उसको तो बैन ही कर दिया इन्होंने कि आप इलेक्शन तो लड़ ही नहीं सकते हो भैया, पहले ही हटा दिया गया। और दूसरी बीएनपी है, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। कौन? बीएनपी। ये इसका सिंबल है बीएनपी का, आप देख सकते हो बीएनपी का ये सिंबल है। बीएनपी इस समय सबसे बड़ी स्थापित राजनीतिक शक्ति है और खुद को अगले सत्ता पक्ष के रूप में देख रही है। और इनकलाब मंच के प्रति उनका रवैया बिल्कुल मिला जुला है। मतलब इनकलाब मंच से इनका जो थॉट है वो बिल्कुल मिलता है, उनकी जो विचारधारा है वो मिलती हैं। और बीएनपी इस समय क्या है कि सबसे बड़ी स्थापित राजनीतिक शक्ति है, सबसे बड़ी, क्योंकि आवामी लीग को तो आपने बैन ही कर दिया। मतलब एक बात बताओ, इंडिया के अंदर अगर अभी बीजेपी सबसे स्ट्रांग है और कांग्रेस है, कांग्रेस उतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, बट बीजेपी सबसे स्ट्रांग। अगर हम बीजेपी को बैन कर देते हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आ जाएगी। तो उसी तरह वहाँ भी यही हुआ कि आवामी लीग के बैन हो जाने के बाद बीएनपी जो है वो राइट नाउ करेंटली वो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और उनका जो विचारधारा है वो इनकलाब मंच से मेल खाता है। शरीफ उस्मान हादी हमले के बाद बीएनपी के महासचिव मिर्जा फारूक इस्लाम आलमगीर, बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने सरकार के सभी चुनावी उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ये लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि इलेक्शन होगा, ये लोग जीत के आएंगे। अरे यूनिस कभी इलेक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा, अभी उसकी पोजीशन क्या है? चीफ एडवाइजर है इंटीरियम गवर्नमेंट की। इलेक्शन होगा तो जो प्रधानमंत्री नए आएंगे उनकी सरकार होगी, फिर उसका तो बस एक एडवाइजर के रूप में क्या ही रोल रह जाएगा। अमेरिका कभी नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका ईगो पे ले रखा है इस बात को। इंदिरा गांधी ने उसके नाक के नीचे से बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया था, तो वो आज तक उसको चुभता है। चुनावी चिंता क्या है? बीएनपी को डर है कि हादी के मृत्यु के बाद हो रही हिंसा और अस्थिरता के कारण फरवरी 2026 के चुनाव टल सकते हैं। वो चिंता क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल चुनाव नहीं होने जा रहा है। इसमें चिंता जैसी कोई बात ही नहीं है, यही प्लान ही है उसका, यूनिस का। बीएनपी चाहती है कि चुनाव समय पे हो, लेकिन वो होगा नहीं, ताकि वो सत्ता में वापसी कर सके, सपना देखना बंद करे दिन में ही। क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम अपने ही देश में, तुम्हारी देश में बैठा हुआ एक शख्स है जो कि मोहम्मद यूनिस के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई, वो प्रोफेसर भी रहा, वो अमेरिका में ही पढ़ा है, लिखा है, वहीं पढ़ाया भी है, सब कुछ है। और उसकी टाइमिंग जो आने की है ना, उस पर भी जब चर्चा करेंगे। 1972 में वो बांग्लादेश वापस आता है और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। उसी समय, क्योंकि अमेरिका को तो एक बहुत बड़ा खुन्नस था कि इंडिया ने ऐसा कर कैसे दिया, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया ने ऐसा कर कैसे दिया। तो उसी की इमीडिएट बाद 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है और 72 में वो जो मोहम्मद यूनिस है वो अमेरिका से बांग्लादेश आ जाता है। तो तुम लोग तो बेवकूफ़ हो बीएनपी वालों, तुमको ये लग रहा है कि सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके नाक के नीचे से वो सब कुछ हो रहा है, बट दिख नहीं रहा है। बीएनपी और इनकलाब मंच जैसे नए छात्र नेतृत्व वाले संगठन को एक चुनौती के रूप में भी देखती है, क्योंकि संगठन युवाओं के उस वोट बैंक को अपनी ओर खींच रहा है जो पारंपरिक राजनीतिक से उब चुका है। ये भी बात है।
और वहाँ का युवा बिल्कुल जाहिल है, इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात नहीं है। ज़रा अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जिस देश के वजह से आप पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ने के बाद भारत का मदद लेके आपको आज़ाद कराया गया, और आज आप पाकिस्तान और अमेरिका के ही करीब जा रहे हो और भारत से ही दुश्मनी मोल रहे हो। मोहम्मद यूनिस को ये बात अच्छे से पता है कि जो भी मौजूदा सरकार बनेगी वो भारत से उसका मजबूरी होगा कि रिश्ते को अच्छे रखना, और ये कभी नहीं चाहती है, इसलिए वो चुनाव को टालना चाहती है। और चुनाव टालने के लिए ये हत्याएं, मृत्यु, वायलेंस, टारगेट किलिंग, हिंदूज को मारना, ताकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा मिल सके। और भी पार्टी है वहाँ, जैसे जमाते इस्लामी, आप देख सकते हो जमाते इस्लामी, इनकी वैचारिक समानता जो है, इनकी भी इनकलाब मंच के बीच काफ़ी वैचारिक समानता है। तो बेसिकली आप देख लो वहाँ भाई, जिसकी वैचारिक समानता नहीं थी शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग की, तो उसको बैन ही कर दिया गया। जिसकी है बस आप वो रह सकते हैं। विशेष रूप से इसकी भी इस्लामी पहचान है और भारत विरोधी रुख को लेकर देख रहे हो, जो भी एंटी इंडिया वाले लोग हैं उनको एक साथ ले आ दिया गया है। राजनीतिक लाभ क्या है? कई विश्लेषकों का मानना है कि जमात इनकलाब मंच द्वारा पैदा किया गया ये जो कट्टरपंथी लहर है, बाइगोटरी लहर जो है, उसका उपयोग अपने चुनावी लाभ के लिए कर सकती है। और हादी के मृत्यु के बाद होने वाला जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, वो जमात के पक्ष में जा सकता है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस क्या कह रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ के जाहिलों को क्या बता रहा है बांग्लादेश के, कि इंडिया के रॉ ने मारा है उस्मान हादी को, और वहाँ के लोग इसमें कन्विंस भी हो रहे हैं। थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हैं कि अगर कोई मेरे अगेंस्ट बोल रहा है मैं उसी समय उसको मार दूंगा क्या, तो सीधा सीधा मेरे पे ही सारा आक्षेप आएगा। तो मोहम्मद यूनिस ऐसा किया ताकि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और बल मिले और वहाँ पे माहौल खराब हो, इलेक्शन को टाला जाए। जो मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट जो है, अंतरिम सरकार, देख ही रहे हो, अभी इसकी बात हो रही थी आ गया। मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट अंतरिम सरकार के ये चीफ एडवाइज़र है। सम्मान और समर्थन, मोहम्मद यूनिस के बारे में पहले आप जानो डिटेल में कि आखिर ये क्या है, इसको पूरा जो है इसका पर्दाफाश करना है ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिल सके। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हादी को शहीद का दर्जा दिया। देखिए कितना बड़ा एक्टर है ये। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हादी को शहीद का दर्जा दिया और उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया, स्टेट मॉर्निंग। सरकार इन क्रांतिकारी समूहों को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनकी सत्ता की नींव इन्हीं छात्र आंदोलनों पर टिकी है। हम मरवा भी दिए, देखो कितना, मतलब मूवी वगैरह देखते होगे उसमें भी ऐसा सीन आता है कि हम क्या किए, उसको मरवाएं, किसी खास प्रमुख व्यक्ति को, और उसके ही फ्यूनरल में जाके आंसू भी बहा रहे हैं कि बेटा गलत हुआ तुम्हारे साथ। इस तरीके का ये कैरेक्टर है ये मोहम्मद यूनिस, और ये इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये एक CIA का एक मोहरा है। सारा खेल अमेरिका खेल रहा है। इनकलाब मंच लगातार सरकार पे दबाव बना रहा था। किस सरकार पे? यही अंतरिम सरकार पे, इंटरिम गवर्नमेंट पे, कि अवामी लीग के आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म करे और प्रशासन में आमूलचूल बदलाव लाए। अभी भी देख रहे हो अवामी लीग से इसका प्रॉब्लम है। और अन्य दल और छात्र समूह का क्या है? जैसे अन्य दल है यही नेशनल सिटीजन पार्टी, और आपको आगे वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि NCP के भी एक छात्र नेता की हाल ही में मृत्यु हो गई है। यह जुलाई 2024 में छात्र आंदोलनों के एक अन्य नेता द्वारा बनाई गई पार्टी है। यह समूह इनकलाब मंच के साथ मिलकर काम कर रही है। तो देखो क्या हुआ, बेसिकली वो पहले तो हादी को मारा इनकलाब मंच के, फिर NCP के भी एक छात्र नेता को मोहम्मद यूनिस ने मरवा दिया। क्यों? ताकि लगे कि भारत मरवा रहा है और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को मतलब बढ़ावा मिले, चुनाव को टाला जाए। एक हादी के मौत से नहीं हुआ तो अब दूसरा NCP के लीडर को मरवा दिया गया, फिर से हुआ है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है कि फरवरी 2026 के चुनावों में BNP जैसे पुराने दल जहां स्थिरता और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, यही दिक्कत है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस देख रहा है कि BNP जो है, जो कि अभी सबसे पावरफुल है अवामी लीग के बैन होने के बाद, तो ये BNP जो है ये स्थिरता और लोकतंत्र की बात कर रहा है, और लोकतंत्र की बात करेगा तो इंडिया से दोस्ती करेगा ही आगे जाके, और इंडिया से दोस्ती करेगा तो फिर ऑब्वियस बात है कि मोहम्मद यूनुस का जो है वो बिल्कुल भी कहीं भी उसका
जो पावर है अमेरिका जो चाहेगा वो उससे नहीं करवा सकता है, क्योंकि वहाँ सरकार जो होगा, जो प्रधानमंत्री होगा उसका चलेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए। दैट्स वाई इतनी वायलेंस और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भड़काया जा रहा है। ठीक है, इनकलाब मंच जैसे जो पूर्ण क्रांति और कठोर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु ने इस चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण और अनिश्चित बना दिया है। अब आगे कि 2024 के विद्रोह कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के कार्यालयों पर प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ। ये आप देख सकते हैं, मीडिया हाउसेस भी जलाए गए। कौन कौन से मीडिया हाउसेस जलाए गए? डेली स्टार, प्रथम आलो। ऐसा मानना है कि जो लोग या तो प्रो इंडियन लिखते हैं या प्रो इंडियन न्यूज़ चलाते हैं या न्यूट्रल हैं, उन हाउसेस पे अटैक किया गया है, उन मीडिया हाउसेस पे अटैक किया गया है। कौन कौन से? प्रथम आलो और द डेली स्टार। इसमें प्रदर्शनकारी इनके कार्यालयों में घुस गए और वहां आगजनी की खबरें भी आई हैं और पुराने शासन पर प्रहार हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी सरकार आवामी लीग से जुड़े प्रतीकों और राजनीतिक कार्यालयों को भी निशाना बनाया है। और ये जो आप देख रहे हो कि ये जो हाउसेस जले हैं, ये जो घटना का विवरण है, ये कलेर कंथा के फुटेज के अनुसार आप तक पहुंचाया जा रहा है। किसके अनुसार? कलेर कंथा के फुटेज के अनुसार आप तक ये पहुंचाया जा रहा है डिटेल्स। कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारियों ने एक अन्य समूह ने देश के प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र वही डेली स्टार के को जबरन प्रवेश किया और इमारत में आग लगा दी। ठीक है, और यह मुख्य धारा के समाचार पत्र कालेर कंठ द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज से मिला है। ये जानकारी जो आपसे हम साझा कर रहे हैं, ये कालेर कंठ जो है ये समाचार पत्र है, इसने एक वीडियो फुटेज जारी किया था, उसी से ये डिटेल्स मिला है जो आप तक एडुजन पहुंचा रही है। आगे मीडिया संस्थानों पर हमले का मुख्य कारण क्या था कि बेसिकली वही बताएं आपको शॉर्ट में कि प्रो इंडियन और न्यूट्रल जिनका भी सोच है, जो भी वैसे विचारधारा वाले न्यूज चैनल्स हैं, उनको जलाया जा रहा है। और ऐसा इनका मानना है, इनके समर्थकों का जो जला रहे थे उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि प्रदर्शनकारी और इनकलाब मंच के समर्थकों का आरोप है कि मीडिया संस्थान शेख हसीना की आवामी लीग और सरकार के प्रति नरम था, इसलिए उनको जलाया गया। और शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु का गुस्सा था ही। ऑब्वियस बात है कि जो शेख हसीना का सपोर्टर होगा, जो इंडिया के लिए अच्छे बात बोलेगा या न्यूट्रल बोलेगा, उन सारे के साथ वायलेंस किया ही जाएगा। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। और इस पे देखो इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, यूएन ने क्या रिएक्शन दिया। सब चीज़ सीखने वाली बात है कि आप भीतर कुछ करो, बाहर मुखौटा कुछ और दिखाओ। वही काम अमेरिका कर रही है और मोहम्मद यूनिस से करवा रही है। और बांग्लादेश के जाहिल लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जो उनका सबसे हिमायती है भारत, उसी को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे हैं। तो देखो अब उनका दोगलापन देखो, इंटरनेशनल लॉबी का दोगलापन देखिए आप। इंटरनेशनल लॉबी का क्या दोगलापन है आप देखना। यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, यूएन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आग्रह किया है। देखो क्या ड्रामा चल रहा है। यूएन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आग्रह किया है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और मीडिया पर हमलों को तुरंत रोके। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। ये यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तो चलिए थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं इसका काम ही है कि हाँ पीस लाया जाए, कहीं युद्ध ना हो, उसमें पहल करके लाया जाए। तो यूएन क्या कह रहा है। और इसमें पत्रकार सुरक्षा समिति सीपीजे और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ, इन वैश्विक संस्थाओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और उनके द्वारा मोहम्मद यूनिस की सरकार से मांग है कि हमलावरों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए, वरना बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। ये आप थोड़ा मान सकते हो कि हाँ ये सही है कि पत्रकार सुरक्षा समिति सीपीजे और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ, ये जो है दो समिति, इनका डिमांड, ये बेसिकली इनका ये कहना है कि पत्रकारिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाने के लिए लोग आए। तो इन पे कोई सवाल नहीं है। भारत का इसमें रुख क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है। भारत का रुख क्या है आपके यूपीएससी में भी, बेसिकली आपके आंसर राइटिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है कि अभी जो बांग्लादेश की मौजूद स्थिति है, इसमें इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। तो ये अब वहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत का रुख क्या रहा है। भारत ने बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो संस्थाओं पे जो हमला हो रहा है उस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और भारत ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता को बताया है। और अमेरिका, ये देखिए, यही बहुत
मतलब ये दोगला नीति अपनाने वाला देश है अमेरिका। एंड यूरोपियन यूनियन इन्हें स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है और मीडिया घरानों पर हमला करना लोकतंत्र की राह में एक बड़ी बात है। देख रहे हो, हम ही मार दिए और हम ही आके आंसू बहा रहे हैं आपके फ्यूनरल पे। वही काम कर रहा है अमेरिका, सारा प्लानिंग प्लॉटिंग उसी का। और यहाँ ये काम करने के बाद वो आके ये कह रहा है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हम समर्थन करते हैं और मीडिया घरानों पर हमला होना, बाप रे बाप, एक लोकतंत्र की राह में एक बड़ी बाधा है। देख रहे हो। और बांग्लादेश के जाहिल लोग, वर्तमान स्थिति का क्या प्रभाव है? इन हमलों के कारण बांग्लादेश का मीडिया जगत डरा हुआ है। ऑब्वियस बात है, 2 ऑफिसेज जो वैसे ऑफिसेज जिनको जलाया गया, उसके बाद जो और मीडिया हाउसेज होंगे उनके अंदर एक असंतोष होगा ही। पत्रकारिता जो एक न्यूट्रल तरीके से होनी चाहिए वो नहीं होगी, दबाव में होगी, क्योंकि उनको भी डर होगा अपनी जान का। कई पत्रकारों ने इस्तीफा भी दे दिया है और अब सेल्फ सेंसरशिप डर के कारण खुद को चुप रखने का सहारा ले रहे हैं। देख लो कैसी स्थिति बना दी आपने मोहम्मद यूनुस, कैसी स्थिति बना दी बांग्लादेश की कि आपके यहाँ के पत्रकार भी बोलने से डर रहे हैं। जब पत्रकार बोलने से डरने लगे ना, तो फिर आम जनता का क्या होगा? आम जनता को भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि फरवरी 2026 में चुनाव का निष्पक्ष कवरेज पर भी सवाल उठ रहा है। होगा ही नहीं, सवाल क्या उठ रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंसा का एक नया चक्र है कि जनता का अविश्वास आ चुका है, राजनीतिक हत्या तो हुई ही है और क्रांति पर भी हमला हुआ कि जुलाई 2024 की क्रांति पर भी यह हमला है, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक डिमांड था कि 30% रिजर्वेशन जो आप दे रहे हो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को, उनको ना दिया जाए। लेकिन वहाँ से चीज़ें अब देख रहे हो कितनी बद से बदतर होती जा रही है। वायलेंस पे उतर रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदूज को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन सबों में हाथ किसका है? मोहम्मद यूनुस का है। चुनाव को रोकने की ये साजिश है, ये बिल्कुल सही बात है, चुनाव को रोकने की ये साजिश है और यह चुनाव को पटरी से उतारने की एक बिल्कुल बड़ी साजिश है। चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं होने देना चाहता है अमेरिका और मोहम्मद यूनुस, क्योंकि अमेरिका का ही CIA का एक मोहरा है। वो भय का माहौल है। यदि किसी उम्मीदवार या आंदोलन के नेता को गोली मारी जाती है तो उससे डराने धमकाने का माहौल पैदा होता है और विपक्ष यह दावा कर सकता है कि राज्य सरकार विफल हो रहा है। लेकिन विपक्ष को भी, आप जो मजबूत विपक्ष है आप उसको बैन किए हुए हो। उसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं शेख हसीना, वो देश छोड़ चुकी हैं आपकी, है ना। और राज्य को बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अन्यथा सड़कों पर होने वाले लामबंदी यानी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जो है वो पूरे नैरेटिव पर कब्जा कर लेती है। और इसका आप उदाहरण देख सकते हो। ये आप बेसिकली थोड़ा सा सोचना कि क्या अभी एशिया में इतना उथल पुथल क्यों हो रहा है? उधर श्रीलंका का देख लो, नेपाल का देख लो, अभी बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो। वो जानबूझ के जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, खासकर अमेरिका, वो भारत पे दबाव बनाना चाहता है ताकि भारत जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है उसके रास्ते में एक बाधा लाया जाए। उस पर जो पावरफुल कंट्रीज हैं सिर्फ वही रेसिस्ट कर पा रही हैं। आप देखना, इंडिया, चाइना, रशिया केवल यही रेसिस्ट कर पा रही है। तो इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम दिया जाए? तो इनके जो पड़ोसी हैं उनको ऐसा करो ताकि इंडिया के अंदर काफ़ी अशांति फैल जाए। ये अमेरिका का कहना है। तो इससे क्या होगा कि चुनाव के टलने की संभावना बढ़ जाती है ना। चुनाव के टलने की पूरी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो फरवरी 2026 में चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। मैं आपको शुरू से, वीडियो के शुरू से बोल रहा हूँ कि यही प्लानिंग है अमेरिका और मोहम्मद यूनुस की कि चुनाव ना होने दिया जाए और ये इंटीरियम गवर्नमेंट यही चलता रहे और हम ही चीफ एडवाइज़र रहें और अमेरिका अपनी मनमानी करता रहे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार यह तर्क दे सकती है कि अस्थिर माहौल में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है और इससे देश में एक और राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। ये लॉजिक दे देगा कि हाँ अभी देखो भाई, अस्थिर माहौल है, इतना वायलेंस हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें चुनाव कराना जो है वो अभी फिलहाल संभव नहीं है और इससे देश में एक राजनीतिक संकट आ जाएगा, इसलिए चुनाव ना कराए। देख रहे हो। और इससे क्या होगा, नैरेटिव के भी बदलेगा, मुद्दों की जगह प्रतिशोध हो जाएगा। कि चुनाव बेसिकली होता है तो वो मुद्दों पे होता है कि हाँ पढ़ाई चाहिए, कमाई चाहिए, दवाई चाहिए, सिंचाई चाहिए, रोजगार चाहिए, मुद्दों पे होता है। सड़क चाहिए, नाली चाहिए, खाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे होता है। लेकिन वहाँ अब रिवेंज पे होगा, प्रतिशोध पे होगा, है ना।
क्योंकि शरीफ उस्मान हादी जैसे नेताओं के मौत के बाद अब चुनाव प्रतिशोध और क्रांति की रक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित हो जाता है। और ये जो भाव देखिए आपको बता रहे थे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को इसलिए भड़काया जा रहा है, इसलिए उसको उजागर किया जा रहा है ताकि चुनाव का सारा मुद्दा खत्म हो जाए और जो एक कट्टरपंथी सोच है वो फिर से जो है वहाँ पे आ जाए। बांग्लादेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप जिनसे आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी और आज़ाद हुए थे और आपका मदद भारत ने किया था, आज आप उनके साथ ही हाथ मिला रहे हो जो आपके दुश्मन थे, और जो भारत जो आपका सबसे अच्छा दोस्त था, आज आप उसी के अगेंस्ट सारे प्रोपागेंडा उस मोहम्मद यूनिस और CIA अमेरिका के कहने पे चला रहे हो। इससे क्या होगा, समाज दो हिस्से में बढ़ सकता है। एक जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था है जैसे BNP, उसको वापस लाना चाहता है। देखो BNP जो है पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहता है और यही डर सता रहा है मोहम्मद यूनिस को कि भाई ये पुराना चीज़ ला देगा तो हम लोग का जो प्रोपागेंडा है वो फेल हो जाएगा। इनकलाब मंच जैसे क्रांतिकारी और कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन कर रहा है। ये ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया है कि एक तरफ BNP पुरानी व्यवस्था को लाना चाहता है और दूसरा जो इनकलाब मंच है वैसा जो कट्टरपंथी संस्था है वो सब जो है वो कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन कर रहा है। इनकलाब मंच हो गया, जमाते हो गया, NCP हो गया, ये सब। उम्मीदवार और मतदाताओं में भय है। उम्मीदवार में और मतदाता में क्या है, भय है। डराने धमकाने की राजनीति हो रही है। मतदान का गिरना बिल्कुल अस्तर है। जहाँ पे इतना वायलेंस होगा वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मतदान का तो गिरता स्तर बिल्कुल दिखेगा ही। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग वोट डालने से बच सकते हैं, जिससे चुनाव की वैधता पर सवाल उठेंगे और फिर वो बोल देगा कि चुनाव कराने का बिल्कुल सही कंडीशन नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाता है। और यही इसका मेन टारगेट है ना, कट्टरपंथी ताकतों का उदय। और देखो डराने धमकाने की जो राजनीति है उसमें क्या, हादी का हत्या हो गया तो दूसरा जो लीडर होगा वो प्रोमिनेंट तरीके से अपनी बातों को रख नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी हो जाएगी कि एंटी इंडिया स्लोगन को लगाना, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए। अगर बांग्लादेश में रह के आप इंडिया के लिए अगर आप बोलोगे मीडिया हाउसेस को तो जला दिया जा रहा है, आप लीडर हो तो जो लीडर देख रहे हो कि जो लीडर एंटी इंडिया सेंटीमेंट लगा रहा है उसको मारा गया ताकि ये एंगल दिया जा सके इंडिया मरवाया इसको, रॉ मरवाया इसको। लेकिन मैंने तो बता दिया इससे इंडिया का फायदा नहीं है और कोई इंडिया इतना मूर्ख नहीं है जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे। क्यों अभी उसको कुछ भी एक खरोच भी आएगा पूरा शक की सुई इंडिया पे जाएगी और ये फायदा कौन उठा रहा है? अमेरिका और वो यूनिस, मोहम्मद यूनुस। कट्टरपंथी ताकतों का उदय होगा जिससे क्रांति खतरे में आएगी और इससे कट्टरपंथी संगठनों को क्या होगा, लाभ मिल सकता है। जब जनता को लगता है कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा देने में विफल है तो वो अक्सर उग्र और सख्त विचारधारा वाले समूह की ओर झुकते हैं। ये तो इतिहास रहा है कि जब भी जनता को लगेगा कि राज्य सरकार उनको सुरक्षा देने में विफल है तो वो अक्सर उग्र होते ही हैं और जो रेडिकल विचारधारा वाले हैं, कट्टरपंथी विचारधारा वाले जो समूह हैं उनसे वो जुड़ने लगते हैं और इसी के लिए इनकलाब मंच या जमाते इस्लामी जैसे पार्टियों का प्रभाव बढ़ सकता है। आवामी लीग की वापसी का भी डर है कि आवामी लीग को जो शेख हसीना की पार्टी को हमने बैन किया है उसकी वापसी का भी डर है। आंदोलनकारी समूह का मानना है कि यह सब आवामी लीग के स्लीपर सेल द्वारा किया जा रहा है। देख लो कि आवामी लीग के स्लीपर सेल द्वारा किया जा रहा है और शेख हसीना इंडिया में बैठी है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया मदद कर रहा है। ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो लोग। इस डर के कारण चुनाव से पहले आवामी लीग के बचे हुए समर्थकों या उससे जुड़ी संस्थाओं पर भी हिंसक हमले हो सकते हैं। और आपको आज बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अभी जो मौजूदा हालात हैं आगे चल के बद से बदतर होंगे, डे बाय डे और बद से बदतर होंगे। और फरवरी 2026 में इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं, डैम श्योर इलेक्शन नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय वैधता पर संकट आ जाएगा। अगर चुनाव हिंसा के साये में होते हैं तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देश इन चुनाव के परिणामों को स्वीकार करने में संकोच कर सकता है। तो इसलिए ये लॉजिक देगा कि भाई चुनाव हिंसा के माहौल में हुआ है, इसका रिजल्ट को अमान्य माना जाएगा, तो इसलिए हम चुनाव को अभी टाल देते हैं। निष्कर्ष क्या हुआ कि अंतरिम सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति है, ऐसा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को, ऐसा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को कि अगले कुछ हफ्तों में कानून व्यवस्था बहाल नहीं करते हैं तो हाथी हत्यारों को सजा नहीं दिलाते हैं तो सड़क पर उतरी भीड़ की तय करेगी कि 2026 में चुनाव होगा कि नहीं। और ये आवामी लीग को कोई चिंता नहीं है कि आवामी लीग अगले हफ्तों में कानून व्यवस्था बहाल नहीं होगा, बल्कि पता चलेगा एक दो और वायलेंसेस के केस आने लगे। सरकार पर बहुत नैतिक और राजनीतिक दबाव है, ऐसा ये दिखावा है।
कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव, ये बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था की चुनौती और मीडिया पे हमले हुए हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया है। इंडिया आउट विचारधारा, बॉयकट इंडिया जैसे स्लोगन एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ावा मिल रहा है ना। और फरवरी 2026 में चुनाव पे अनिश्चितता है। काल में डरा गया है कि वो चुनाव नहीं होगा। सरकार के भीतर मतभेद हो गया है। ऐसी खबरें हैं कि अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं, है ना, जुनेश, वो है कि हादी के समर्थकों के साथ कैसे निपटा जाए। कुछ लोग सख्त कार्रवाई चाहते हैं, तो कुछ लोग का मानना है कि इन छात्रों को नाराज करना सरकार के पतन का कारण हो सकता है। उनको ये भी तो डर है कि अगर भीड़ को थोड़ा सा अगर हम नहीं लेके चलेंगे अपने साथ, तो पता चले शेख हसीना वाला हमारे साथ ना हो जाए, शेख हसीना वाला हाल, क्योंकि भीड़ में बहुत ताकत होती है। इसलिए वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट का सहारा ले रहे हैं। निष्कर्ष क्या है कि शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु ने मोहम्मद यूनुस के लिए दोधारी तलवार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सरकार ना तो उग्र प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह दबा पा रही है और ना ही उनकी अभी अनुचित मांगों को मान पा रही है। वो बिल्कुल ऐसे ही लटका के रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये जो सरकार है, किसका, इसके एडवाइजर जो मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने ही तो हादी की मृत्यु करवाई। एक अन्य बताइए, कोई आदमी आ रहा है और जो इतने पॉपुलर वहाँ के जो लीडर हैं, जो कि आप जैसा सेंटिमेंट चाहते हैं वैसा ही बोल रहा है और उसको मार दिया जा रहा है और आप आके आंसू बहा रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, तो वही बात है। आगे आते हैं तो भारत बांग्लादेश के संबंध पे क्या है अभी, इसमें भारत का ऑफिशियली रुख क्या है। तो भारत इसमें ये कह रहा है कि भीड़ यानी एक्सटर्नल एक्टर पर आरोप लगाती है। भीड़ किसी बाहरी शक्ति पे आरोप लगाती है। ये बिल्कुल भारत का ये ऑफिशियली बयान है कि भीड़ जो है वो किसी एक्सटर्नल एक्टर पर आरोप लगाती है, यानी किसी बाहरी शक्ति पर आरोप लगाती है और राजनीतिक समूह समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर बांग्लादेश में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों का हमको प्रयोग करना है, तो ऑब्वियस बात है, जो पावरफुल है उसी को आप डिग्रेड करोगे, तभी तो आपके यहाँ पे वो एक सारे मुद्दों को छोड़कर एक नेशनलाइजेशन वाला स्पिरिट आएगी, है ना। यह द्विपक्षीय सहयोग जैसे सीमा मुद्दे, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा समन्वय को जटिल बना सकता है। इंडिया और बांग्लादेश पे बेसिकली क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करिए। आंसर राइटिंग के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो द्विपक्षीय सहयोग है, जैसे सीमा मुद्दे हैं, व्यापार है, कनेक्टिविटी है और सुरक्षा समन्वय को जटिल बना सकता है, भले ही मूल मुद्दा पूरी तरह से आंतरिक ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है ना, हिंदू को मारा जा रहा है। इस स्थिति का वर्तमान संदर्भ में विश्लेषण क्या है कि बाहरी शक्ति पर आरोप यह लग रहा है कि बांग्लादेश में जो शरीफ उस्मान हादी जैसे नेताओं की मृत्यु के बाद प्रदर्शनकारी भीड़ अक्सर बिना किसी सबूत के भारत पर दोष मढ़ती है। इससे जनता के बीच भारत विरोधी भावनाएं यानी एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़कती है। राष्ट्रवाद का चुनावी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। फरवरी 2026 के चुनावों को देखते हुए कई दल खुद को सच्चा देशभक्त दिखाने के लिए भारत विरोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। सहयोग पर प्रभाव क्या हुआ है कि हाँ भाई, जो हमारे पहले से जो सहयोग है उन पर क्या असर पड़ा है। सीमा पर तनाव के कारण व्यापारिक ट्रक रुक जाते हैं, जिससे दोनों देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। सुरक्षा, यदि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति अस्थिर रहती है तो आतंकवाद और अवैध घुसपैठ जैसी सीमा बॉर्डर सिक्योरिटी की चुनौती भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे तो बांग्लादेश में जो अभी मैटर चल रहा है और इंडिया के अंदर भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस भी हैं, तो अभी समझ रहे हो कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना है भारत के लिए भी। और प्रोजेक्ट्स क्या है, भारत द्वारा बांग्लादेश में चलाए जा रहे बिजली और रेलवे के प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ सकता है, बिल्कुल रोकना पड़ सकता है। निष्कर्ष क्या है कि भले ही जुलाई 2024 का आंदोलन कोटा सुधार जैसे आंतरिक मुद्दों से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों के लिए एक कठिन परीक्षा बन गया है। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत सरकार का आधिकारिक रुख क्या है? भारत सरकार का यह आधिकारिक रुख है, भारत सरकार का आधिकारिक रुख कि अत्यधिक सतर्कता और संतुलित रहा है। कि भारत सरकार अपने आप को काफ़ी सतर्क रखा है और संतुलित रखा है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समय समय पर प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। उसमें क्या है वो आपको हम बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या पक्ष है। ये उनका मानना है कि उनका इंटरनल मैटर है। शुरुआत में भारत ने
जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन और कोटा विवाद को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया था। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि वह अपने पड़ोसी देशों की घरेलू राजनीति में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। वो इंटरनल मैटर है, बेसिकली ये विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि वो उनका अपना आंतरिक मामला है, इसमें हमारा क्या। अल्पसंख्यकों और हिंदू पर सुरक्षा पे जो विषय है, जो हिंदू की वहाँ पे हिंदू लोगों को टारगेट किलिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, है ना, हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, रेप हो रहा है, तो उस पे जैसे जैसे हिंसा बढ़ी और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जाने की खबर आई तो भारत सरकार ने कड़ी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को फ़ोन कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जान माल की रक्षा की जाए। देखिए इंडिया क्या स्टैंड है कि मोदी ने किससे, इसे मोहम्मद यूनुस से मोदी ने मोहम्मद यूनुस को फ़ोन कर यह सुनिश्चित किया है। किसको सुनिश्चित किया है? मोहम्मद यूनुस को फ़ोन करके सुनिश्चित किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने, कि भैया वहाँ पे जो वायलेंस चल रहा है उसको इंडिया का ये रुख है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ अस्थिरता है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उसके जो आफ्टर मैथ इफेक्ट है वो इंडिया को झेलने पड़ सकते हैं। तो रॉ का एंगल जो आप लगा रहे हो यूनुस, वो अगर थोड़ा भी दिमाग वाला अगर कोई होगा जिसके कॉमन सेंस अप्लाई करने आता है, वो समझ सकता है कि इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। लोकतंत्र और शांति का समर्थन, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह बांग्लादेश में एक स्थिर, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है। और भारत का कहना है कि बांग्लादेश की अस्थिरता का सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सुरक्षा पर पड़ता है, इसलिए वहाँ शांति बहाल होना भारत के हित में है। देख लो, ऑब्वियस बात है, वो जो उस्मान हादी मारा गया है उसका ये डिमांड था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब जो चिकन नेक है इंडिया का, उसको काट के जो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं। ये सपना वो देख रहा था, ये सपना सजो रहा था। इस कदर का इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट वहाँ भड़का रहा था वो, है ना। और वैसे पॉपुलर लीडर को अगर आप अपने ही को मारते हो तो चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं और उससे चुनाव टल सकता नहीं है, टलेगा ही। और यही चाहती है CIA, यही चाहती है अमेरिका, यही चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। और भारत विरोधी बयानों और इनकलाब मंच पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रतिक्रिया आया है कि उस्मान हादी जैसे नेताओं और इनकलाब मंच द्वारा दिए गए इंडिया आउट नारों पर भारत ने आधिकारिक तौर पर दुख जताया है। भारत का रुख है कि कुछ तत्व निहित स्वार्थ के लिए दोनों देश के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो भारत को पावर विथ प्रोटोकॉल कैसे दिखाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास पावर नहीं है। जब 71 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका के नाक के नीचे से पाकिस्तान को खदेड़ा था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, तो आज की इंडिया तो कुछ अलग है, मान इतना तो मानते ही हो। फिर भी इंडिया क्या है, प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। वो चाह रही है कि बांग्लादेश में स्थिरता है। सुरक्षा और सीमाओं पर मुस्तैदी भी हुई है कि BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है इंडिया की तरफ से। भारत का आधिकारिक रुख यह है कि वो अपनी सीमाओं के माध्यम से किसी भी प्रकार की घुसपैठ या आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। और शेख हसीना की उपस्थिति पर भी स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आप शेख हसीना को क्यों पॉलिटिकल असाइलम दिए हो, आप क्यों नहीं बांग्लादेश को मेरे को वापस करो। तो इस पर जो भारत का रुख है वो क्या है कि शेख हसीना के भारत में होने पर भारत सरकार ने कहा है कि उन्हें बहुत ही कम समय के नोटिस पर सुरक्षा कारणों से भारत आने का अनुरोध किया था। किसने? शेख हसीना ने बहुत ही कम समय के नोटिस पर सुरक्षा कारणों से भारत आने का अनुरोध किया था, जिसे मानवीय आधार पर, यानी हम लोग इंडिया एक भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़ते हैं, तो इसलिए कहा गया कि जिसे मानवीय आधार पर स्वीकार किया गया है, मानवता के नाते। और भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश के साथ उसके संबंध किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, किसी एक लीडर तक सीमित नहीं है, बल्कि पीपल टू पीपल के बीच है, यानी जनता से जनता के बीच जो है वो भारत का बांग्लादेश से संबंध है। भारत का बांग्लादेश से संबंध ना कि किसी पार्टी से, ना कि किसी एक लीडर से, बल्कि पीपल टू पीपल है, वहाँ के लोगों से भारत का संबंध है। तो शेख हसीना को क्यों रखा है, इस पे भारत ने बताया कि उन्होंने बहुत ही कम समय के नोटिस पर सुरक्षा कारणों से भारत आने का अनुरोध किया था और उसे मानवीय आधार पर स्वीकार किया गया। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके घर आया है और अपनी जान की दुआई लगा रहा है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो वो एक मानवता के नाते उसकी जान बचाते ही हैं।
तो भारत बस वो कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि इसका क्या इफेक्ट है, वहाँ के लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट को कैसे भड़का रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? दिसंबर 2025 में हादी की मृत्यु के बाद उपजे तनाव पर भारत ने संयम बरतने की अपील की और उम्मीद जताई है कि जो अंतरिम सरकार है वो कानून व्यवस्था बनाए रखेगी और हमारे जो व्यापार और कनेक्टिविटी है जैसे बस और ट्रेन है वो बाधित ना हो। मोहम्मद यूनुस के बारे में अब जान लो, जो बोले थे कि लास्ट में आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी कि मोहम्मद यूनुस जो इन सारे चीज़ के जो सबसे बड़ा विलन बन के आ रहा है वो आखिर है कौन। तो मोहम्मद यूनुस एक विश्व प्रसिद्ध बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, उद्यमी भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर के रूप में भी कार्यरत है। कौन ये? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस यही है, मोहम्मद यूनुस आप देख सकते हैं, यही है मोहम्मद यूनुस। अब एक बात आप जानो कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखाता है कि वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता के वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, लेकिन उसकी आड़ में वो जो है वो एक पूरा CIA का प्रोपेगेंडा चला रहा है। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद यूनुस है ये आपको पता है, ये इनका जो जन्म हुआ था 1940 में चिट्टागांव में हुआ था। हैज़ अ PhD फ्रॉम वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। देख लो, ये इसलिए बता रहे हैं कि इसकी पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन, अध्ययन, फिर उसके बाद पढ़ाने का भी जो क्रिया है अमेरिका से हुआ है। और डैट्स वाई वहाँ के लोगों का भी, वहाँ के कुछ लोगों का भी ऐसा मानना है, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का भी ऐसा मानना है कि CIA का आदमी है, CIA का एक मोहरा है, उस्मान हादी, है ना। उस्मान हादी के बारे में एक चीज़ आप जान लो कि ये जो है ग्रामीण बैंक का फाउंडर है। 1983 में ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना शुरू किया था लोगों को, ताकि वो लोग अपना जो है क्या कर सके, माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में गरीब को छोटे छोटे लोन देकर और थोड़ा स्किल दे करके वो क्या करता था, अपना काम करता था। और इसी के एवज में इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था। आप देख सकते हो, नोबेल लॉरिएट इज अ पायनियर इन माइक्रो फाइनेंस एंड नोन एज द बैंकर टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसी के लिए इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। कब? 2006 में, है ना, ताकि लोगों को छोटे छोटे लोन दे के, थोड़े स्किल दे के उनको क्या क्या स्वावलंबी बना रहे थे, ये इसका था, है ना। और पॉलिटिकल पार्टी 2007 में ये लॉन्च करने वाला था, है ना। और एक चीज़ ये याद रखना, शेख हसीना के पीछे यहाँ धोखे क्यों पड़ा है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्विक्टेड ऑफ वायलेटिंग लेबर लॉज in January in trial, criticized as politically motivated, sentenced to 6 months in jail and is out on bail। शेख हसीना इनके खिलाफ जो है उस्मान हादी के अगेंस्ट में जो है वो क्या है बेसिकली कि ये ग्रामीण बैंक इनिशिएटिव को जो नोबेल प्राइज मिला है ना, इन पे आरोप ये भी लगता है कि बांग्लादेश के कानून का इन्होंने उल्लंघन भी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इन पे आरोप लगता है, सोच लो। और शेख हसीना देखो, ये अल जजीरा का है, अल जजीरा। शेख हसीना ने 6 मंथ के लिए इनको जेल में रखा था और उसके बाद आने के बाद इसने षड्यंत्र शुरू कर दिया और शेख हसीना को बाहर फेंका। तो एक ईगो क्लैश भी था, आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, है ना। मल्टीपल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन वेयर हेल्ड इनटू यूनुस सिंस 2008 ड्यूरिंग शेख हसीना रूल। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये इंसान जो है ना, नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे छोटे लोन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। और उन्हें गरीबों का बैंकर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी गारंटी के गरीब के लोगों को, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे लोन देकर उन्हें गरीबी से निकालने में मदद की। आप लोगों के साथ एक छोटा सा मतलब अभी मौजूदा स्थिति में इनकी क्या रोल है कि बता ही चुके हैं कि चीफ एडवाइजर हैं, इंटेरियम गवर्नमेंट का, अंतरिम सरकार का नेतृत्व है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी छात्र की मांग पर उन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था और 8 अगस्त को उसने शपथ ली थी। वर्तमान भूमिका 2026 में होने वाले आम चुनाव, जो कि ये बिल्कुल होने नहीं देना चाहता है, उसी के लिए इतना सारा ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। उस्मान हादी की मृत्यु हुई और भी NCP के एक छात्र नेता की मृत्यु हुई, जिसके बारे में अब जानेंगे, है ना।
और उसके बाद फिर ड्रामा यहीं रुकता नहीं है, वो उसको शहीद बताने की होड़ में लग जाता है। और उनकी शिक्षा जो है ढाका विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की है। अब एक बात बताना कि नोबेल प्राइज़ जो मिला, तो आप एक बात जान लेना, इतने भी भोले मत बनो कि नोबेल प्राइज़ मिलने से ऐसा नहीं है कि वो इंसान अच्छा ही हो जाता है, केवल अच्छे लोगों को ही नोबेल प्राइज़ मिलता है। आप एक चीज़ ध्यान देना, एक बात बता, हेनरी किसिंगर, ये नाम क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। हेनरी किसिंगर जो हैं ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इनको भी नोबेल प्राइज़ जो था वो अनाउंस हुआ था किस चीज़ के लिए, पेरिस पीस अकॉर्ड के लिए। नोबेल प्राइज़ फॉर पेरिस पीस अकॉर्ड को किसिंगर जी को नोबेल प्राइज़ देने का क्या हुआ कि नोबेल प्राइज़ का अनाउंस किया गया, क्योंकि वियतनाम में इन्होंने लड़ाई रोकी थी इसलिए। लेकिन अब आएगा ट्विस्ट। प्राइज़, नोबेल प्राइज़ जो इनको अनाउंस हुआ वो अटेन करने के कुछ हफ्ते पहले वियतनाम के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन और बम के ऑर्डर भी इन्होंने दिए थे। तो इससे ऐसा कतई नहीं है कि जिस इंसान को नोबेल प्राइज़ मिला है वो जो है वो बिल्कुल अच्छी ही छवि का इंसान हो, प्योर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप एक देख सकते हैं, एक एग्जांपल भी मैंने दिया हेनरी किसिंगर का, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था पेरिस पीस अकॉर्ड के लिए, और वियतनाम की लड़ाई को रोकने में इनकी भूमिका थी, इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन प्राइज़ अटेन करने के कुछ हफ्ते पहले वियतनाम के अंदर बहुत बड़े ऑपरेशंस और बम के ऑर्डर भी इन्होंने दे रखे थे। तो इसे समझ लो कि ये बेसिकली क्या होता है कि आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करना कि नोबेल प्राइज़ जो होता है वो कभी भी किसी इंडियन को नहीं मिलता। क्या किसी इंडियन में इतने टैलेंट नहीं है कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए? या इंडियन को अगर मिलेगा भी तो कब मिलेगा? जब वो देश की नागरिकता छोड़ देते हैं या किसी वेस्टर्न कंट्रीज की नागरिकता ले लेते हैं, फिर उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है। वो जब भी किसी एक इंसान को, जब कभी एक पब्लिक के नैरेटिव में जब सेट करने का ज़रूरत होता है तो कई बार ऐसे प्रोपेगेंडा को चलाया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण यूनिस, जो मोहम्मद यूनिस है, कि उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। एक छवि बनेगा पूरे विश्व पटल पर कि हाँ काफ़ी अच्छा काम किया ग्रामीण बैंक वाला, कि महिलाओं लोग को, विशेषकर महिलाओं को और गरीब गुरबा को छोटे छोटे लोन दे के थोड़ा बहुत स्किल दे के स्वावलंबी बनाने के लिए इन्होंने काम किया। तो एक पॉजिटिव छवि है। अब उसके आर में से कुछ भी करवा लो, ठीक है। तो ये था मोहम्मद यूनुस। अब क्या हुआ कि ये जो बता रहा था कि एक और उस्मान हादी तक तो अभी आप लोग अटके थे, एक और स्टूडेंट लीडर की मौत हो गई। एक और स्टूडेंट लीडर मारा गया जो कि एनसीपी पार्टी का था। इसका नाम क्या था? इसका नाम जो था मोटा लेबू शिक। इसको भी गोलीबारी हुई, टारगेटेड शूटिंग से इसको भी मार गिराया गया। और इस घटना के कारण पूरे क्षेत्र में व्यापक अशांति फैल गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना का विवरण क्या था आप देख लीजिए कि जो प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, मतलब वहाँ के, ये हमारा नहीं है, एडुजन का नहीं है, वहाँ के लोग जो वहाँ पे विटनेस थे और जो पुलिस ने अपने रिपोर्टों में लिखा है कि जब मोटा लेबू शिक शहर के केंद्र से गुजर रहा था तब अज्ञात बंदूकधारियों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उन पर करीब से गोली चलाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई और फिर घटनास्थल से फरार हो गए। सिख को तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें शरीर पर गोलियों के कई घाव लगे थे। तो इसके परिणाम और प्रतिक्रिया क्या है? उनकी मृत्यु की खबर फैलने से और ज़्यादा, एक तो हादी मरा ही था, उसके बाद हादी इनकलाब मंच, और ये किस एनसीपी का, उनकी मृत्यु के बाद खबर फैलती सैकड़ों छात्र और समर्थक खुलना की सड़कों पर उतर आए। खुलना की सड़कों पर क्यों उतर आए? क्योंकि खुलना मेडिकल कॉलेज में ही वहीं पे अस्पताल में ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हुई, इसलिए खुलना की सड़कों पर उतर आए और न्याय व दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखे ये यूनिस कितना ज़्यादा सातिर इंसान है कि एक हादी के चीज से बांग्लादेश की जनता जो थी वो उभर रही थी। देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे हुआ और चिंगारी जला दो। ऐसे आगे और भी घटनाएं होती रहेंगी, तो आप सरप्राइज बिल्कुल मत होना, क्योंकि इसका लक्ष्य है कि ये चुनाव ना होने दे, है ना। और जांच की स्थिति क्या है उनके लोगों को कि खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी केएमपी ने इस हत्याकांड की जो जांच है
उसके लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। वो ड्रामा तो हो गया कि हाँ हम काफ़ी, ये सरकार को दिखाना भी तो है, इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना भी है, तो हम बिल्कुल अग्रसर है। एक तरफ मरवा दो तुम और दूसरी तरफ टास्क फोर्स का गठन करो, ताकि नहीं जनता को ये लगे कि नहीं नहीं जांच तो देखिए भैया सीबीआई से करवा रहे हैं हम, है ना, ताकि थोड़ा मैटर लगे कि नहीं सरकार चाहती है कि दोषियों को सजा मिले। और दोषी किसको प्रोजेक्ट किया जाए? भारत को प्रोजेक्ट किया जाए। कितना साथी रही है मोहम्मद यूनुस और अमेरिका। हालांकि अभी तक किसी खास मकसद की पुष्टि नहीं हुई है उनके, यानी खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस का ये बयान है कि जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी खास मकसद का पता नहीं लग पाया है। लेकिन अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हमला राजनीतिक रूप से प्रेरित था या आपसी रंजिश का परिणाम है, और संदिग्धों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देख लो, वहां की जो केएमपी पुलिस है वो कह रही है कि आपसी रंजिश का परिणाम है, और एक तरफ ये जो जाहिल है नोबेल पीस प्राइज के पीछे छुपा हुआ ये जो यूनुस, मोहम्मद यूनुस, इसका कहना है कि नहीं इंडिया कहाँ था, रॉ कहाँ था। अरे बेवकूफ़, इसलिए आप लोगों के लिए रिपोर्ट में लाया था कि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस ये कह रही है कि ये आपसी रंजिश का परिणाम है, और तुम कह रहे हो कि इंडिया, है ना। तो इससे आप लोग क्लैरिटी मिली होगी। आई होप कि इंडिया और बांग्लादेश के मुद्दे पे अभी क्या हो रहा है इस पर पूरी क्लैरिटी मिली होगी। तो हर हर महादेव। चलिए